तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है ये टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहला जो यूरोपियन यूनियन का इंट्रोडक्शन आएगा। यूरोपियन यूनियन है क्या, हमें पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन है क्या। तो ये सबसे ज़्यादा पीसफुल रीजनल ब्लॉक है, ठीक है। दुनिया में जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पर सार्क हो गई और आसियान हो गई, एस सी ओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ये मोस्ट पीसफुल रीजनल ब्लॉक है। उसकी रीज़न ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स ओपन रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब बॉर्डर्स ओपन है तो एक यूरोपियन कंट्री का जो बाशिंदा है वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इजीली बॉर्डर पार करके जा सकता है। इनको कोई रोक टोक नहीं है, वो कारोबार कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी चीज़ें बेच सकता है। अब ये जो था यूरोपियन यूनियन, ये मोस्ट डेवलप्ड मॉडल है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मॉडल है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मॉडल है किस चीज़ का? रीजनल इंटेग्रिटी का, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे जो यहाँ पर अक्सर मुल्कों के अंदर सेपरेशन की जो वेव्स हैं वो चल रही होती हैं, बट इन्होंने एक ऐसा यूनियन तैयार किया है यूरोपियन कंट्रीज़ ने कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मॉडल है। इससे ज़्यादा डेवलप्ड मॉडल आज तक तैयार नहीं किया गया। अच्छा, पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 स्टेट्स थी, ठीक है। 28 स्टेट्स थी यूरोपियन यूनियन के अंदर बिफोर ब्रेक्सिट, ठीक है। ब्रेक्सिट क्या है? BR, ठीक है, ब्रिटिश, और एग्जिट यानी निकल जाना। तो ब्रिटिश यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है। ब्रिटिश के निकलने से पहले 28 स्टेट्स थी, जब ब्रिटिश बाहर निकल गया अब कितनी हो गई हैं? 27 स्टेट्स हो गई हैं, 27 स्टेट्स है यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब तो एक चीज याद रखें कि यूके ने क्या कर दिया? यूके ने ब्रेक्सिट कर दिया, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। इसकी डिफरेंट यानी कि वजूहात थी। एक वजह तो ये कि ब्रिटेन का जो शेयर था इकोनॉमी के अंदर यूरोपियन यूनियन की वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा एतराज़ था यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा होने की वजह से फिर भी हमें यूरोपियन यूनियन की टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक चलना पड़ता था। दूसरी चीज़ ये कि इको सॉरी यूरोजोन क्राइसिस बेसिकली यूरोप के अंदर इकोनॉमी का क्राइसिस आया था, उसके अंदर भी ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो ब्रिटेन ने इन वजूहात की, और तीसरी ये कि ब्रिटेन की सॉवरेनिटी जो है वो जो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट थी और यूरोपीय यूनियन की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज थी वो इसको ब्रिटेन ये समझता था कि मेरी सोवरेनिटी को ये चैलेंज करते हैं। लिहाजा उस वक्त के जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, उन्होंने एक रेफरेंडम अरेंज करवाया था कि आया कि ब्रेक्जिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 2016 के अंदर ये रेफरेंडम हुआ और 2020 में ब्रेक्जिट हो गया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यूके इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन नाउ, बट अगर यूरोपीय यूनियन का टॉपिक आ गया तो आपने इसके बारे में लिखना ज़रूर है। इसके बारे में मैं अलग सी वीडियो भी बनाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम यूरोपीय यूनियन का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन का बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरीके से वजूद में आई। तो आप सबको पता है 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुई थी? एंड हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड। तो यहाँ पर जो फ्रांस और जर्मन, इन्होंने कोशिश की कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड यूरोप यानी कि
तमाम यूरोपीय कंट्रीज को इकट्ठा करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लें जिसकी वजह से फिर कभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लड़ाई ना हो। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पेश था वो फ्रांस थे, ठीक है। अब होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मूवमेंट स्टार्ट होती है, मर्ज होती है, ठीक है। फ्रांस जो था वो जर्मनी के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, और यही इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग कहते हैं जी फॉर्मेशन। यही इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो फॉर्मेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन की बुनियाद बनती है। अब सबसे पहले यूरोपियन यूनियन इस तरह नहीं हुआ कि मुंह उठा के यूरोपीय यूनियन उन्होंने बना दी, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले ये हुआ था कि 1946 के अंदर, जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी, 1946 के अंदर जो विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल, ये बंदा जो था, ज्यूरिश एक शहर है, उसकी एक यूनिवर्सिटी में इसने क्या किया था, इसने खिताब किया था, ठीक है। ज्यूरिश की एक यूनिवर्सिटी में इसने खिताब किया था और इसने एक आइडिया दिया था, एक आइडिया पास किया था इसने, किस चीज़ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ये चाहता था कि हम तमाम यूरोपियन कंट्रीज को एक बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की बुनियाद रखें, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1946 के अंदर। तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, ऑर्गेनाइजेशंस आना शुरू हुई आफ्टर शुमेन डिक्लेरेशन। अब ये जो शुमेन था, ये बंदा कौन था, ये लग्जमबर्ग एक मुल्क है यूरोप के अंदर, लग्जमबर्ग, वहां पे ये पैदा होने वाला बंदा था, लेकिन ये फ्रेंच स्टेटमैन था, यानी फ्रांस का शहरी था, और ये सियासत में भी पॉलिटिशियन भी रहा था फ्रांस का। तो इसने एक डिक्लेरेशन दिया था, इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि फ्रांस और वेस्ट जर्मनी को क्या चाहिए, स्टील, वेस्ट जर्मनी को कोल और स्टील के अंदर आपस में कॉपरेशन करना चाहिए, ताउन करना चाहिए, ठीक है। कोल और स्टील के अंदर कॉपरेशन करना चाहिए। तो इसको कहा जाता है शुमेन डिक्लेरेशन। और इस डिक्लेरेशन के बाद बहुत सी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आना शुरू हुई, जिनमें ECSC है, ठीक है, जिसमें EEC भी है। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो शुमेन डिक्लेरेशन के बाद जो हमारे पास मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आई थी वो कौन सी थी, 1950 के अंदर क्या हुआ था, शुमेन डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें फ्रांस और वेस्ट जर्मनी को कहा गया था कि आप अपने ताउन को बढ़ाएं, ठीक है, शुमेन डिक्लेरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म की कंपनीज अराइज हुई थी, ठीक है। एक तो यूरोपियन स्टील, कोल एंड स्टील, ठीक है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और दूसरी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। ये दो किस्म की आपके पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी ये अराइज की थी। अच्छा, तो अब इनके अंदर सिग्नेटरी कौन थे, इन कम्युनिटीज के अंदर, इन कम्युनिटीज के अंदर कौन से कंट्रीज शामिल थे, तो इन कंट्रीज में 6 कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 जर्मनी, वेस्ट जर्मनी कह लो, उस वक्त वेस्ट जर्मनी था। नंबर 3 लक्समबर्ग, जहाँ का ये शुमेन था, ठीक है। नंबर 4 इटली, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, ठीक है। नेदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी प्लस लक्समबर्ग, ये 6 कंट्रीज थे जिन्होंने ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी साइन की थी। मकसद क्या था इसका, मकसद ये था कि कोल और स्टील दोनों की आपस में जो इन कंट्रीज के दरमियान जो कॉपरेशन है कोल एंड स्टील के थ्रू, उसकी जो ट्रेड है और उसके साथ साथ
इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट जो डेवलपमेंट है उसमें इन सब की हेल्प करना, ठीक है। अब ईईसी क्या था? ईईसी भी सेम टू सेम एक कंपनी, एक कम्युनिटी थी जो कि 1958 में बनाई गई थी। ईईसी भी 1958 में बनाई गई थी। ये ईसीएससी 1951 में बनी थी, जबकि ईईसी जो थी वो 1958 में बनाई गई थी। और इसके भी सेम टू सेम 6 कंट्रीज जो थे वो जो थे इन्होंने साइन किया था, जिनमें कौन कौन से मौजूद है? फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, बेल्जियम एंड नेदरलैंड। अब इन दोनों जो कम्युनिटीज थी, इनका एम क्या था, इनका जो मकसद क्या था, ठीक है। तो इसका एम जो था वो ये था, 4 एम्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, टू इस्टेब्लिश यूरोपियन सिटीजनशिप। बिकॉज पहले ये कंट्रीज आपस में लड़ा करते थे, लेकिन अब उन्होंने हम कह दिया जी कि हम एक ही रीजन के शहरी हैं, हम यूरोपियन शहरी हैं, ठीक है। नंबर 2, इसका जो दूसरा मकसद था वो टू इंश्योर फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस, ठीक है। फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस, इसको इंश्योर कराना था। तीसरा जो था इसका मकसद वो था इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्राम को इंश्योर कराना, टू इंश्योर इकोनॉमिक यानी मुआशी, पैसे, फाइनेंशियली, ठीक है, और सोशली, ठीक है। सोशल प्रोग्राम यानी कंट्रीज के आपस में बॉर्डर खुले होंगे, लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सोसाइटी डेवलप होगी इससे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर यूरोप के रोल को एक्सर्ट कराना, टू एक्सर्ट यूरोप्स रोल थ्रू आउट द वर्ल्ड या इनसाइड द वर्ल्ड, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो दुनिया को एहसास दिलाना कि भाई यूरोप का भी दुनिया के अफेयर्स के अंदर रोल है, ठीक है।